चुनाव से पहले चुनावी हलचल उत्तराखंड में तेज। 30 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। धामी सरकार ने दी उत्तराखंड वासियों को नई सौगात। स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 की गई। सरकार का मकसद 20,000 लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना। बाबा केदार के दर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मांगा मिशन 2022 के लिए आशीर्वाद। रावत ने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना पहली प्राथमिकता। और देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आ गई है। 24 घंटे में 12 नए संक्रमित मामले मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 8 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 156 तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। खासकर जिक्र पहले उत्तराखंड का कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते हैं क्योंकि 2022 को लेकर तैयारी लगातार जारी है। तो धामी की तरफ से सौगातें भी दी जा रही हैं। उत्तराखंड वासियों को एक और नई सौगात दे दी गई है। स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। सरकार का मकसद 20,000 लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि नई सौगातें दी जा रही हैं और स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को पूरी राहत मिलेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ था कोरोना काल में, उसकी भरपाई इस योजना से खास तौर पर हो पाएगी क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि परिस्थितियां कैसी रही और खास तौर पर कितना नुकसान छोटे व्यापारियों को हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को नई सौगात दे दी है और कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद 20,000 लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बैक टू बैक दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड से ये जानकारी मिल रही है। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि लोगों के लिए तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन खासतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, जिनको काफी नुकसान कोरोना काल में हो चुका है, अब सरकार ऋण सीमा बढ़ाकर 50,000 कर रही है। अगर कोई ऋण लेता है तो सरकार का मकसद इस योजना का लाभ पहुंचाना सीधे 20,000 लोगों तक का है। हालांकि ये संख्या और भी बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों को लाभ मिल सकेगा। ये दरअसल कहा जा रहा है धामी सरकार की तरफ से कि उत्तराखंड वासियों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और विकास हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, बीजेपी सरकार कर रही है। और खासतौर पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड वासियों के लिए। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी क्योंकि सरकार का मकसद है कि सभी लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच जाए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हालांकि कई सौगातें दी गई हैं। आपने खासतौर पर देखा कि इससे पहले जब सीएम धामी पहुंच रहे थे खासतौर पर आपदा प्रभावित इलाकों में, तो योजनाओं का निरीक्षण भी साथ साथ किया जा रहा था। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी है क्योंकि कई योजना की सौगात इस वक्त सीएम साहब दे रहे हैं। एक और योजना है जिसमें कहा जा रहा है कि छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाएगा और उसका पैसा बढ़ा दिया गया, यानी 50,000 तक का ऋण कर दिया गया है। कितनी राहत हम उन छोटे व्यापारियों को कह सकते हैं धनराज? हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं पे योजनाएं जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन मेन कहा जाएगा कि जिस तरीके से धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, इस आने वाला तो नहीं बताएगा। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि छोटे व्यापारी हैं उनको ऋण पहले 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन वही आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये योजनाएं धरातल पर उतरती है या नहीं उतरती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हर्ष ये निश्चित है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं पे योजनाएं जनता के लिए निकाल रहे हैं, अब कितनी साकार वो योजनाएं होती हैं और कितना फायदा उससे जनता को होता है, आने वाला समय बताएगा। हर्ष, ठीक है धनराज, एक जानकारी और दीजिएगा क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कैसी परिस्थितियां रही थी और जो फुटकर व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, उनको काफी नुकसान हुआ था और काफी अपील भी की गई थी सरकार से कि उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाँ, लाभ पहुंचाने की बातें कही जा रही हैं, पर क्या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की योजना कर पाएगी? क्योंकि ऋण की जो पैसे हैं, ऋण का पैसा दरअसल बढ़ा दिया गया है। पहले ये सीमित संख्या में होता था, लेकिन अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो क्या अब वो नया व्यापार शुरू करते सकते हैं और जो उनका नुकसान हुआ है उससे भरपाई, खासतौर पर हम कहें कि भरपाई हो पाएगी?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा कि जो व्यापारी हैं उनको काफी नुकसान जरूर उठाना पड़ा था, लेकिन उनकी भरपाई करना तो मुश्किल होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जिस तरीके से लगातार योजना पे योजना निकाली जा रही है और व्यापारियों के लिए भी एक अलग से पैकेज बनाया गया है। तमाम व्यापारियों को पैकेज के माध्यम से राहत पहुंचाने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं राहत जरूर व्यापारियों को मिली है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि जो भरपाई है वो हो पाएगी। लेकिन भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि व्यापारियों को राहत जरूर मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको देखते हुए भी ये योजनाएं बड़ी ही अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी व्यापारियों को साधने की कोशिश कर रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश जरूर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बार। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिव हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन राज्यों के लिए जहां खासतौर पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है उत्तराखंड के अंदर भी। आपको बड़ी जानकारी दे दे, 30 अक्टूबर का वक्त होगा जब देहरादून जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, देहरादून में जनसभा को संबोधित भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता विभाग की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहुंचा जाएगा, क्योंकि बड़ा चेहरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले पहुंचा गया था और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जब जिक्र कर रहे हैं तो 30 तारीख का वो वक्त होगा जब देहरादून में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। कई सौगातें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उत्तराखंड वासियों को दी जा सकती हैं, खासतौर पर क्योंकि जब हम सीएम को सुनते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह रहे हैं कि जो नई सौगातें हम दे रहे हैं उसका सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंच पाएगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त ब्यूरो चीफ उत्तराखंड मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस उस राज्य के अंदर है जहां पर आगे आने वाले समय में चुनाव होने हैं और एक राज्य उत्तराखंड भी है। खासतौर पर जब वो उत्तराखंड के अंदर पहुंचेंगे तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस ने कितने काम किए और बीजेपी ने कितना काम किया है, क्योंकि जहां जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं वहां पर पूरा डाटा बता रहे हैं खासतौर पर। तो क्या जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो वो डाटा भी दिखाया जाएगा और खासतौर पर यह कहा जाएगा कि आप बीजेपी पर भरोसा रखिए, बीजेपी आपके अच्छे दिन के वादे कर चुकी थी और वो अच्छे दिन लाने का प्रयास भी करेगी। बिल्कुल हर्ष, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा है 30 तारीख को और ये मेरे ख्याल से 10 दिन में उनका दूसरा दौरा होगा। एक वो आपदा के समीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन वो बेहद संक्षिप्त दौरा था और एक ही दिन में आकर के वो लौट गए थे। लेकिन ये पूरी तरह से टोटली जो है पॉलिटिकल दौरा है और आप कह सकते हैं कि अमित शाह की कल की इस रैली से 30 तारीख 30 अक्टूबर की इस रैली से ही बीजेपी के लिए कम से कम चुनाव का आगाज हो जाएगा। एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। और मुझे ध्यान है 2017 में जिस मैदान में, यानी यहाँ बन्नू स्कूल करके स्कूल का मैदान है, वहां पे उन्होंने अपनी पहली रैली की थी चुनावी। और इस बार भी पहली रैली चुनावी उसी बन्नू स्कूल के मैदान में अमित शाह कर रहे हैं। तो एक ये समय भी होगा जब अमित शाह 2017 यानी 5 साल पहले जो भाषण दिया था, शायद उससे भी कुछ बोले कि उस समय जो वादे उन्होंने किए थे, उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उन वादों को कितना पूरा कर लिया है और अगर कुछ वादे रह गए हैं तो किस कारण से रह गए हैं। और नए वादे भी अमित शाह कर सकते हैं, प्रदेश की जनता के लिए कुछ सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं राज्य को देने के लिए, वो इसकी भी कोई घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे अहम ये दौरा होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए, जिसके कील काटे वो दुरुस्त करेंगे, क्योंकि वो चुनावी चाणक्य भी कहे जाते हैं बीजेपी के। और निश्चित रूप से वो पार्टी के संगठन की मजबूती, उनका फीडबैक भी लेंगे और धरातल पे पार्टी कहाँ खड़ी है, कौन सी बड़ी समस्याएं हैं, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में उठेंगे और उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा। और किन मोर्चों पे कांग्रेस को या अन्य विपक्षी पार्टी को बीजेपी घेर सकती है, इन सारे बिंदुओं पे अमित शाह गहनता से चिंतन और मंथन करेंगे। और उसके बाद रैली को जब संबोधित करेंगे तो शायद उसमें जनता के लिए भी कोई बड़ा संदेश
अमित शाह दे सकते हैं। ठीक है धीरेन्द्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन चाणक्य नीति क्या होगी? क्योंकि इतिहास के पन्ने तो यही बताते हैं कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक तरफ बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन क्या खासकर उस इतिहास के पन्ने को पलटने के जब हम देखते हैं और जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उस पन्ने को पलटेगी तो पाएगी कि बीजेपी की सरकार 2 बार बन पाई थी बैक टू बैक उत्तराखंड के अंदर। और जब हम इलेक्शन आप लोग कवर करेंगे और 5 साल बाद इस पर हम चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, बीजेपी 2 बार आई थी सत्ता में। क्या ये चाणक्य नीति है और खासतौर पर हो पाएगी? बिल्कुल हर्ष, देखिए बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है इस मामले में, वो आत्मविश्वास से लबरेज है, भरी हुई है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये नारा दिया है मदन कौशिक ने कि अब की बार 60 पार, और वो लगातार ये कहते रहे हैं, उनके शीर्ष नेता भी यही कहते हैं कि बीजेपी मिथकों को तोड़ने वाली पार्टी है। और ये जो मिथक बना हुआ था राज्य में पिछले 20 सालों से कि कोई भी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में नहीं आती, जोड़ तोड़ और बैसाखी के बल पर ही कोई पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आ सकती है, इस मिथक को 2017 में बीजेपी ने तार तार कर दिया था, इसकी धज्जियां उड़ा दी थी और 70 में से 57 सीटें जीत ली थी। अब उनका यही कहना है उनके नेताओं का कि दूसरा जो मिथक है उसके टूटने की बारी 2022 का विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इस मिथक को तोड़ेगी और दोबारा से प्रचंड बहुमत की सत्ता में आएगी, वापसी करेगी और इस मिथक को तोड़ देगी कि कोई दोबारा कोई पार्टी इस राज्य में सत्ता में लौट नहीं सकती। अब इन दावों में कितनी हकीकत होगी और कितना ये सत्य के करीब होंगे हर, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से उनका जो तर्क है ये सही कहा जा सकता है कि 2017 में उन्होंने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया जो कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार हुआ था और वो मिथक टूट गया था कि कोई भी पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत में नहीं आ सकती। और इसीलिए उनके इस दावे पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है कि 2022 में वो दूसरा मिथक भी तोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, जनता किस पर विश्वास करती है खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। जिक्र विपक्ष का करते हैं क्योंकि विपक्ष की पार्टी भी पूरी जद्दोजहद कर रही है। तो हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केदार बाबा के मत्था टेकने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश की गई है सफलता का। 2022 के अंदर सफलता मिले कांग्रेस को। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे लेकिन अब वो पद नहीं है, उत्तराखंड पर पूरा फोकस किया जा रहा है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि हरीश रावत क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत का पूरा फोकस इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है। हालांकि जब धाम में पहुंचे तो कटाक्ष भी कई सरकार की तरफ पे किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस ने विकास किया था वो विकास कहीं बीजेपी सरकार में नहीं दिखता। और आपदा जिस तरीके से आई हुई है उत्तराखंड के अंदर, आपदा को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रमुख तौर पर काम नहीं किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल 2022 से पहले अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब वार पलटवार की तस्वीरें हम खासतौर पर देखते हैं और वही देखने को मिल रहा है। खैर कौन सी पार्टी कितनी अहम भूमिका निभा पा रही है उत्तराखंड के अंदर और कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वोट देकर चोट देने का काम दरअसल जनता करती है अगर वो किसी पार्टी को पसंद नहीं करती। लेकिन किस पार्टी को पसंद करती है जनता और किस पार्टी को पसंद नहीं करती है ये 2022 का वक्त बता पाएगा। लेकिन आपको जानकारी उस वक्त की हम बड़ी दे रहे हैं कि हरीश रावत केदार धाम पहुंचे और खास तौर पर वहां पर 2022 की सफलता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया है। खैर जब वो पंजाब के प्रभारी थे तो उनकी बेटी पूरा जिम्मा संभाल रही थी और उनकी बेटी की तरफ से भी कई कार्यक्रम किए गए थे जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि पंजाब के अंदर हरीश रावत है लेकिन उत्तराखंड के अंदर उनकी कोई कमी नहीं खलेगी और वही दिखाने की कोशिश उनकी बेटी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब हरीश रावत इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है और उत्तराखंड पे पूरा फोकस कर रहे हैं। विशाखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, उत्तराखंड में जो कमी दिख रही थी हरीश रावत की अब वो नहीं है, क्योंकि अब हरीश रावत पूरा फोकस उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जो कमी हो रही थी पहले उनको दूर करने का काम उनकी बेटी कर रही थी। कई हम जनसभा देख रहे थे जब उसमें कटाक्ष भी किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस काम कर रही है। पर क्या दोनों तस्वीरें जब आप देखती हैं उनकी बेटी की और इस वक्त हरीश रावत की, तो क्या आपको जमीनी स्तर पर लगता है कि कांग्रेस हाँ वाकई उतनी मजबूत है कि वो सत्ता में वापसी कर पाएगी? बिल्कुल हर्ष, देखिए हरीश रावत को पंजाब की जो जिम्मेदारी थी उससे मुक्त करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो उत्तराखंड की कमान है पूरी तरीके से
वो उनको सौंपी है, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव या उत्तराखंड में जिस तरह से हरीश रावत की भूमिका है और एक दिग्गज नेता के तौर पर जो उनकी छवि है राज्य को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिलहाल उत्तराखंड में उनकी ज्यादा जरूरत है। और रही बात उत्तराखंड में उनकी कमी की, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को हरीश रावत ने जो पूरी तरह से चुनावी कमान है उन्हें संभालने के बाद जो मजबूती मिली है, जाहिर तौर पर उसकी कमी पहले देखी जा रही थी। और देखिए अब चुनाव के लिए पूरी तरह से कांग्रेस भी तैयार है और हरीश रावत का केदारनाथ में जो दौरा है वो इसकी एक झलक है कि किस तरह से कांग्रेस भी कहीं कोई जो चूक है वो नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी के सामने। यदि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर दौरा कर रहे हैं तो कम से कम जो राज्य नेतृत्व है वो कांग्रेस का भी यही दिखाना चाहता है कि फिलहाल केदारनाथ चाहे वो चारों धाम है या फिर देवस्थानम बोर्ड है या चार धाम यात्रा है, कहीं भी कोई जो मुद्दा है उससे कांग्रेस अछूती नहीं है। और जनता के बीच जाकर कांग्रेस के द्वारा, हरीश रावत के द्वारा यही फिलहाल साबित करने की कोशिश भी की जा रही है कि हर मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो बराबर की विपक्ष पार्टी के तौर पर एक मजबूती से खड़ी है और एक अहम विपक्षी पार्टी जो है उसका रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रही है। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप समय समय पर हमें जानकारी पहुंचाते रहेगा। बढ़ते आगे, बात एक और खबर की कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देवभूमि के अंदर, यानी 5 नवंबर का जब वक्त होगा, दिवाली के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी आ रही है, वो आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के सभी शिवधामों को वर्चुअल जोड़ने की योजना बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आएंगे 5 नवंबर को देवभूमि के और बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत कुछ कहेगी। संचित शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक सुबह से पहुंचा रहे हैं। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, खासतौर पर 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, लेकिन खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के सभी शिव धामों को वर्चुअल जोड़ने की योजना है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी कि आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं चारों धामों के। हालांकि 4 धाम यात्रा बाद में शुरू भी कर दी गई, लेकिन अब किस तरीके से उत्तराखंड के सभी शिव धामों को वर्चुअल जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं खासतौर पर उत्तराखंड के सीएम? देखिए यार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अंदर आएंगे तो उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, जिसमें जब वो उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, और तमाम तरीके के जो बड़े नेता है, जो केंद्रीय नेता भी हैं और जो स्टेट के मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका भी हमेशा से फोकस रहा है। क्योंकि देखिए जो उनके केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े अधिकारी हैं उनका जब रुझान वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रूप में आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिवाली वाले दिन आएंगे तो 11 शिव के ज्योतिर्लिंग जो होंगे उनको वर्चुअली जोड़ा जाएगा, जहाँ पर जो राज्य के बड़े नेता होंगे, जो राज्य के प्रमुख बड़े नेता होंगे, वो वहाँ पर पूजा अर्चना करते दिखेंगे, पूजा करते दिखेंगे, उनको वर्चुअली जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया जाएगा और कहीं ना कहीं एक टूरिज्म की अगर बात करें तो टूरिज्म के लिहाज से अगर बात करें तो उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात मौसम की करते हैं, क्योंकि खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि हाईवे कई खुल रहे हैं अब, और खास तौर पर आपको जानकारी देते हैं क्योंकि कई मार्ग अवरुद्ध हो गए थे और उनको अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। आपदा देखिए आपने, कितनी बारिश हो रही थी और उत्तराखंड में अब मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चल रहा है, जो जानकारी इस वक्त की मिल रही है। खासतौर पर 14 घंटे बाद भवाली अल्मोड़ा हाईवे खुल चुका है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि खास तौर पर खबर क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौसम आगे आने वाले दिनों में भी साफ रहेगा ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से जब खास तौर पर बातचीत की गई है हमारे संवाददाता की तरफ से, तो मौसम विभाग यही कहता है, मौसम वैज्ञानिक यही कहते हैं कि आगे आने वाले समय में अब उत्तराखंड का मौसम साफ रहेगा और पर्यटकों को खास तौर पर दिक्कत नहीं आ सकेगी। जो 4 धाम यात्रा कर रहे हैं उनको भी खासकर दिक्कत नहीं आ पाएगी, क्योंकि पहले हमने देखा कि कितना सैलाब उत्तराखंड के अंदर आया है, प्राकृतिक आपदा आई है, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। हालांकि सीएम की तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है, लेकिन खबर आपको बड़ी इस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अब 14 घंटे बाद भवाली अल्मोड़ा हाईवे खुल चुका है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोरोना के कहर की। हालांकि कोरोना को लेकर हालात सामान्य उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, तो देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आ गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में 12 नए संक्रमित मामले सामने आ गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 8 मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। हालांकि एक्टिव केसों की संख्या का जिक्र करें तो 156 तक एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। और आपको खबर इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात कोरोना के बने हुए हैं देवभूमि के अंदर। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया जाता रहा और उसी का नतीजा ये रहा कि जब टेस्ट हुए तो खासतौर पर कम संख्या मिल रही है। हालांकि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई देश इस वक्त पे एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्योंकि रूस का जिक्र करें, चीन का जिक्र करें या फिर कई और देशों का जिक्र करें, तो वहां पर कोरोना की तीसरी लहर देखने को खासतौर पर मिल रही है। और भारत के अंदर भी नए वेरिएंट दस्तक दे रहे हैं धीरे धीरे। तो आप अपने आपको पूरी तरीके से तैयार रखें आगे आने वाले समय के लिए, यानी आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी कि आपके दरवाजे पर कोरोना दस्तक ना दे पाए। फिलहाल जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। पंजाब का फटाफट से जिक्र करते हैं, क्योंकि पंजाब से खबर सामने आई थी जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो खासतौर पर पाकिस्तान की टीम जीती। उसके बाद पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए थे कश्मीरी छात्रों की तरफ से, जिसके बाद बिहार के छात्रों की तरफ से उनकी पिटाई कर दी गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं वो छात्र, और स्टूडेंट का कहना है कि मैच को लेकर उनका सिर्फ मामूली सा झगड़ा हुआ था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। अब वे सभी स्टूडेंट के साथ शांति और सुरक्षित तौर पर रह रहे हैं। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन गुरिंदरजीत चबंधा ने कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ना तो कश्मीरी है ना बिहारी, सबसे पहले वो मेरे स्टूडेंट है और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सर मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उसको यही मतलब वो बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। मैं हर एक सोशल मीडिया से यही विनती करता हूँ कि प्लीज हमें पढ़ने दीजिए। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमें कोई प्रेशर मत कीजिए। हमें इन चीज़ों से हम प्रेशराइज हो जाते हैं जब हमारी न्यूज़ चलती है फजूल में, जब है ही नहीं कुछ यहाँ पे। हम मतलब एक हैं, वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिले हुए हैं। यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, बिहारी भी हैं, हम भी हैं, यूपी के भी हैं। हम एक मुल्क से हैं, हम क्यों बिट जाए आपस में। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिले हुए हैं। कोई बात ही नहीं है ऐसी कि हम आपस में हम मतलब दुश्मनी मोल ले आपस में। हमें प्रेशराइज ना करें। जो हम स्टूडेंट्स होते हैं, हमें कोई मतलब इससे कोई मजहब का को भी मत जोड़िए सर। स्टूडेंट्स जो हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्टूडेंट्स। बिल्कुल एक नॉर्मल घटना हुई सी। एक कॉलेज है, कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੂਤੂ ਮੈਂ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ। बट सोशल मीडिया के उपर इनू इन्ना पोलिटिकली इन्ना बच्चों को इन्ना मतलब वो बढ़ाता कि पता ही नहीं इतने बच्चों ने की किया या बच्चों के नाल की होया। सो इट्स ए नॉर्मल थिंग। एक कॉलेज के विच एक छोटी जी तू मैमे हुई, खत्म हुई और कॉलेज अगले दिन सवेरे चल पिया। इनू इन्ना पोलिटिकली इनू ना इन्ना बढ़ाओ। सोशल मीडिया ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना विदाउट इन्फॉर्मेशन जो तुसी पा रहे हो दैट इज रॉन्ग, उन्होंने ना पाओ। थोड़ा जा आपदा जिम्मेदारी के नाल आपदे बयान देने दिया करो बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात फिल्म इंडस्ट्री की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि विकी कौशल को एक झटका लगा है। खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह को ऑस्कर एंट्री के लिए बाहर कर दिया गया है। फैसला फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने लिया। जूरी का कहना है कि फिल्म में अंग्रेजों के प्रति घृणा दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर जब से खबर सामने आई है तब से यूजर्स जूरी को खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग जूरी से नाराज हैं। सानू तो जी बहुत दुख पहुंचे। शहीद उधम सिंह ने जाके लंडन च जी बदल लता जी। ये बड़े दुख की गल है कि सानू इस दिन के अवार्ड चो बाहर कढ़िया गया। ये अंग्रेजा विरोधी इन्होंने एक की है इन्होंने जी भी अंग्रेजों मूहरे किया जी, शहीद उधम सिंह पिछे करते इन्होंने। ये सोचने की गलत गल है वास्ते जी भी एडे कुर्बानी दी उधम सिंह ने जाके लंडन च बंदा मारिया जी, जनरल डायर को मारिया जी। भी इदा नहीं करना चाहिए फिल्म पिछे जी। पूरा देश भगत थी, एडी कुर्बानी कर गया जी। उन्होंने समिति दिखने लगे मुरे भी अंग्रेज सही ने, अंग्रेज तो बिल्कुल गलत थी जो सही। चलिए जिक्र फटाफट से अब किसानों का कर लेते हैं, क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन करते हुए और आज भी प्रदर्शन किया गया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर अपनी मांग को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमलोह द्वारा एसडीएम कार्यालय
अमलोह के आगे धरना दिया गया। यह धरना केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ था और इस दौरान किसानों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने अपनी मांगों को दोहराया है। वो कह रहे हैं कि खासतौर पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। अज सानू जिहड़ी साडी मलोह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आ, जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली वालों सानू सुनेहा आउंदा, असीं उन्हां दे पूरनिਆਂ ते पूरा जो संदेशा आउंदा पूरा करते हैं। अज उन्होंने संयुक्त मोर्चे ने तहसील कंपलैक्सां मूहरे और DC दफ्तर मूहरे धरने दिते थी, कहा थी वो अज असीं तहसील कंपलैक्स मलोह ब्लाक का इत्थे धरना लाया, जो कि अजय मिश्रा नूं गिरफ्तार करके उन्होंने सजावां दित्तियां जाण और जिहड़े साडे तिन्ने काले कानून ने वो माफ़ करे जाण। अज 26 तरीक नूं 11 महीने साडे किसानां नूं, वीरां भैणां नूं, मजदूरां नूं दिल्ली के बार्डर ते बैठे हो गए, बहुत संघर्षमई संघर्ष कर रहे हैं। 700-800 बंदा साडा किसान मजदूर वीर शहीद हो चुके हैं, जिहड़े कि बहुत माड़ी घटना मोदी नूं असीं अजे भी अपील करते हैं भी ये जिहड़े तिन्ने काले कानून बनाए ने ये वापस लो, ताकि लोग खुशी खुशी घरां नूं वापस आउण। अज दा धरना संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़ी सानूं कॉल दित्ती गई है, पहली गल तां 11 महीने हो गए सानू मोदी की जान नूं रोंदियां। साडे जिहड़े किसान ने 11 महीने अज 26 तरीक नूं पूरे हो गए। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कहण दा भाव दिल्ली दीयां चारे पासियों नासां बंद करके असीं उत्थे बैठे हाँ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद दे विच किसान बैठा है, पूरे देश का किसान, ना कि पंजाब का, कल्ले हरियाणे का जां यूपी का, उत्तराखंड का जां उत्तरांचल का जां राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान उत्थे हुण बैठा है। 11 महीने हो गए उत्थे बैठिਆਂ नूं, जिथे सरकार की कोई पेश नहीं गई। 11 मीटिंगां किसानों के नाल हुण तक सरकार कर चुकी है काले कानूनों प्रति। काले कानूनों के विच एक भी चीज सही साबित नहीं कर पाई। चलिए इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।